Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new chapter with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eraz and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? मुझे यकीन है कि आप सब जहां भी होगे ठीक ही होगे और बहुत सारी बातें करते हुए मुस्कुराते हुए एक फिर से नए चैप्टर की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, राइट? ऑब्वियसली यस। तो देखो, मुझे यकीन है कि अभी तक जो कुछ भी तुमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, उसे आपने एन्जॉय कर पाया होगा और उसमें हर एक कंटेंट आपको भर-भर के मिला है। नोट्स भी मैंने शेयर किए थे। मैंने हर एक चीज़ों को ही डिस्कस किया था, राइट? और प्रयास यही है कि इस लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को भी डील करेंगे, राइट? हमारा और आपका अभी ये सेकंड चैप्टर की ओर मूव कर चुका हूँ, प्रस्थान कर चुके हैं और दूसरा चैप्टर और इसका नाम है सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? जो क्या है? फ्रेंड है और फो, राइट? फो, ऑब्वियसली यस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, राइट? बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, तो पहले ही लिख दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, जो कि क्या है हमारा? वो फ्रेंड है। फ्रेंड का हिंदी मीनिंग तो जानते ही हो, क्या होता है? दोस्त, ठीक है। और दूसरा क्या है? फोए। इसका मतलब जानते हो? बहुत कम लड़का जानता होगा फोए। और कोई कुछ कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जो सोच रहा होगा कि हम तो पहली बार नाम ही सुन रहे हैं। तो इसका अर्थ है दुश्मन, जो कि दोस्ती में कभी-कभी दुश्मनी भी करनी पड़ जाती है कि नहीं? एनी हाउ, तो ये सारा कुछ आपने समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अच्छी बात है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कब हमारा दुश्मन है और कब हमारा शत्रु है और कब हमारा दुश्मन बन जाएगा और कब हमारा शत्रु हो जाएगा, इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। और इस चैप्टर के बारे में जो कुछ भी जानकारी तुम ले लोगे 8 में, वो सिर्फ 8 में ही है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। ना 9 में मिलेगा और ना ही 10 में मिलेगा। फिर एक ही बार आपको 12th में जानकारी लेना पड़ेगा इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बातें करते हुए, राइट? ऑब्वियसली यस, ठीक है ना? इसीलिए आपको अभी से ही आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझ गया? और मैं बता दूं कि जो भी टॉपिक को मैं कवर करूंगा उन सभी टॉपिक को नोट्स के साथ समेट सही सही तरीके से आपको दिए जाएंगे। बहुत सारे फिगर्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा कि मैं आपको स्किप कर दूंगा या फिर छोड़ दूंगा या फिर उसको समझाने में कमी मैं करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो भी चीजें मिलेगी वो 100% जेन्युइन रहेगा और 100% प्रूवन एक्सपेरिमेंट के द्वारा रहेगा, राइट? ऑब्वियसली यस। मुझे अभी तक यकीन है आप पे जी कि मैंने प्रीवियस चैप्टर को भी कवर किया है, दैट इज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो आपका 8 क्लास का ही वो सिलेबस है साइंस का, जो बायोलॉजी के अंतर्गत में आता है। उससे आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, राइट? ऑब्वियसली यस। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चैप्टर के बारे में जानकारी देते हैं। पहले बताऊंगा कि क्या-क्या चीजों के बारे में जानकारी लेंगे इस चैप्टर के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है? देखो, इस चैप्टर को शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। फ्रेंड एंड फोए पूरा नाम हुआ ना इस चैप्टर का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए पूरा नाम हुआ। लेकिन हम लोग शॉर्ट में इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं इन शॉर्टली, राइट? ऑब्वियसली यस। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बस आपको करना क्या है कि बस जो भी मैं गाइडलाइंस देता हूँ बस उसे ही फॉलो कीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके समक्ष कोई भी लड़के हो वो टिक नहीं पाएगा अगर आप मेरे साथ लेक्चर में ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा, मेरे हर एक गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, मेरे नोट्स को पढ़िएगा और लेक्चर्स को अच्छे से देखेगा, तो उतना पर्याप्त होगा पढ़ाई करने के लिए। समझ गया ना? उतना पर्याप्त है, उतना काफी होगा, बहुत ज्यादा होगा। इनफैक्ट आप इसका सबूत देख चुके हो कि पहला चैप्टर में मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाया है, ठीक है? इतनी सारी ज्ञान की बातों का अभी साइड करते हैं और सीधा सीधा टॉपिक ऊपर मैं बातें करता हूँ, राइट? चलो ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम है, तो आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर का नाम लिख लो कुछ इस प्रकार से लिखना। ये चैप्टर 2 हो गया, ठीक है? और फिर लिखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स डैश, फिर लिखिएगा
दैट इज द फ्रेंड एंड, नहीं हटेगा तो नीचे में लिख लेना फूल, ठीक है। और फिर लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए। इसको बोलते हैं एराज स्टाइल, यानी कि ये मेरा स्टाइल हुआ। ये जब भी ये जो मैंने चीजें आपको ये शेयर किया कि आपको ऐसा लिखना है, देखो मैं तुझसे बता रहा हूँ, ठीक है। जब तुम ये चैप्टर का सिर्फ नाम लिखने के लिए मैं परमिशन दे रहा हूँ, समझ गया ना। चैप्टर को जब नाम लिखना है तो उसको नाम लिखने के लिए तुम रेड, ग्रीन और ब्लू, ब्लैक और भी कोई कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ चैप्टर का नाम लिखने के लिए, ठीक है। और बाकी अंतर्गत में जो भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, जो भी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, वो दो ही पेन का इस्तेमाल करना। मेरे पास तो रेड है, खैर ये नहीं हो, वो हो गया ब्लैक या फिर ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू दोनों मिला करके करना तो और भी बहुत अच्छी बात है, मिला के ही करना। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भी आपके 8 में पढ़ता था, और भी उससे पहले भी, और भी उसके बाद भी, और अभी तक भी, जब भी मुझे चैप्टर्स का कोई नाम लिखना होता है तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, समझ गया ना, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये, ठीक है। मुझे यकीन है कि जो मेरा पसंद है वो आपको जरूर ये पसंद भा रहा होगा, इस प्रकार से लिखना। चलिए अब आगे की मैं बातें करता हूँ जी। सबसे पहले मैं तुझसे बतला दूं, कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीजों के बारे में जानेंगे। आखिरकार इस चैप्टर में पढ़ना किस चीज के बारे में है कि नहीं। जब यही नहीं पता रहेगा कि इस चैप्टर में पढ़ना किस चीज के बारे में, तो आपको मुश्किल होगा कि नहीं होगा, आपको तकलीफें होंगी, ऑब्वियसली होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस चीज के बारे में आखिरकार पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन जैसे बोलते हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी लेना है इस चैप्टर में। दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहले ही नाम है चैप्टर को। तो सबसे पहले ये फर्ज बनता है, ये ड्यूटी है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी सर्वप्रथम लेनी चाहिए, राइट, ऑब्वियसली यस। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ ग्रुप्स है, कैटेगरी है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो इसीलिए उसके बारे में आपको जानना होगा, जैसे में क्या क्या है, तो बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, प्रोटोजोन हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, राइट। तो ये सारा का सारा जो है वो टोटल 5 कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसे हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे और आपको दूंगा मैं, तो वन बाय वन करके, राइट, ऑब्वियसली यस। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया, ऑब्वियसली यस। फिर जैसे ही ये आपको फिगर भी मैं दिखाऊंगा, ऐसे मत समझिए कि बैक्टीरिया के बारे में लिखा ही दूंगा, वायरसेस के बारे में, और उसी प्रकार से प्रोटोजोन, फंगी एंड एल्गी के बारे में सिर्फ लिखाऊंगा, बल्कि उसका फिगर भी दिखाऊंगा, स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाने के लिए बोले तो आप इजीली ड्रा कर सकें, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरसेस हो। मुझे नहीं लगता कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, वो भी डायग्राम के साथ, राइट, ठीक है। स्कूल में ही अभी तो पढ़ रहा होगा, राइट। 8 9 अब स्कूल में ही चलता है, 10 न बोर्ड के लिए हो जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा सीनियर अपने आप में गिनती आने लगती है। फिर 11 12 का तो क्या ही करना, फिर ग्रेजुएशन का तो क्या ही करना, फिर आगे तो है ही महारथी, राइट। खैर एनी हो, तो अगला टॉपिक है जिसका नाम है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूजफुल है। क्या है यूजफुल है, हमारे बॉडी के लिए, आपके लिए एंड हम सभी लोगों के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूजफुल भी होते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ कुछ हार्मफुल भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी को क्षतिग्रस्त करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। और मैं ये नहीं कहता डियर कि 100% सिर्फ और सिर्फ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रहना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा अग्नि, क्या बोलते हैं उसको, अग्नि से कोई भी जल जाएगा, पानी में कोई भी डूब जाएगा, हवा में कोई भी उड़िया ही जाएगा, आई मीन टू से दैट कि बह ही जाएगा, पानियों की तरह हवा में भी बह जाएगा लोग। तो क्या जी, क्या लगता है आपको कि अग्नि जल जाएंगे बेकार है, वायु उड़ा ले जाएगा बेकार है, पानी बहा ले जाएगा डुबो देगा वो भी बेकार है? नहीं डियर, हर एक चीज ही इंपॉर्टेंट है, अपने अपने जगह पर हर एक कोई इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बट अब सीधे सीधे ये बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जहाँ पे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वहीं पे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। और ये कोई गलत नहीं है, और ये गलत नहीं है, इसे होना भी चाहिए, राइट, इसे होने भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। जैसे सपोज दैट अगर हमारे देश में ये पुलिस होती है, किस लिए, पब्लिक को प्रोटेक्शन देने के लिए, सब क्यों
पुलिस है, क्योंकि ताकि कोई डिसिप्लिन को भंग करता है हम उसको सजा दे सकते हैं। बट कोई डिसिप्लिन को ही ना भंग करे, हर एक कोई डिसिप्लिन हो जाए तो फिर पुलिस में भर्ती क्यों होगा? लोग क्यों मिलिट्री में जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो एनी हाउ आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे तो सब अच्छा ही रहे वही ठीक रहेगा। तो दूसरा है वही हार्मफुल पढ़ना है। द थर्ड वन, दैट इज द नेक्स्ट वन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स। हम लोगों को बहुत सारे बीमारी होते हैं ना, जैसे आई मीन टू से दैट कि खांसी हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, जिसमें बार बार छेंकते हुए रहता है, छेंकते ही रहिएगा, ठीक है। तो जब भी आप छेंकते हैं तो क्या होता है कि वायरसेस बैक्टीरिया जो है वो आपके नोज से बाहर स्नीज आउट होता है, इनके बाहर निकलते हैं और फिर इन्वायरमेंट जाता है और दूसरे पर्सन को भी इफेक्ट वो करता है, समझ गया ना? तो वो ऐसा बैक्टीरिया था, जैसे कॉमन कोल्ड जो भी हो और भी बहुत सारे। और तो ये जो बैक्टीरिया वायरसेस का जो कैटेगरी हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को नष्ट करता है, आई मीन टू से दैट कि बीमारी फैलाता है हमारे बॉडी में। तो ये हार्मफुल बैक्टीरियाज है कि नहीं है? तो हम लोगों में हार्मफुल है तो है ही, इसके साथ ही साथ हम लोगों में इस प्रकार से जो बीमारी करने वाला कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ वायरसेस हैं और कुछ बीमारियां हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे, है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि आखिरकार ये जो बीमारी हुआ, कोई हेल्दी पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है और ये इन्फेक्टेड पर्सन है, तो बीमारी इस बंदे में से निकल करके इस बंदे में कैसे चला गया, यही आपको सिखाऊंगा मैं। कौन लेके गया, कौन ढुक गया? तो सबसे पहले तो हाउस फ्लाई ही हो गया। हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, और बहुत दिने पढ़े थे, घरेलू मक्खी से 30 बीमारी होता है, ये पता नहीं कितना, ऐसे ही कुछ पढ़ा था, याद आ गया तो बोल दिया। और मॉस्किटोज भी है, जैसे कि देखिए कैसे। अब होता क्या है जी, कि कोई लड़का है वो अपने कमरे में सो रहा है, ठीक है, और कोई दूसरे कमरे में कोई दूसरा लड़का है, हॉस्टलर्स का जिंदगी लाइफ बता रहा हूँ मैं, दूसरे कमरे में कोई दूसरा लड़का है वो भी सो रहा है। तो पहला कमरे वाला लड़का जो है वो हेल्दी है, दूसरा कमरे वाला जो लड़का है वो बीमार है, डेंगू हो गया, बुखार है, तो इसको मच्छर काट लेगा और फिर यही मच्छर उड़ करके इस लड़के को भी काट लेगा, तो इसको भी बुखार हो जाएगा, इसको भी डेंगू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मॉस्किटोज कैरियर के रूप में काम किया कि नहीं, एजेंट के रूप में काम किया कि नहीं? देखो, कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब हुआ कि जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाएगा, उसको ढो करके कौन लेके जा रहा है, कैसे जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, ठीक है। समझ गया? आप तो समझ गया, अब नहीं समझोगे तो फिर कैसे समझेगा? चलिए, मुझे यकीन है कि आपने सीखा होगा। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए जी, नेक्स्ट है दैट इज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। वैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बीमारियां फैलाएगा किस में? तो जानवरों में भी और कुछ कुछ प्लांट्स में भी। जैसे सपोज दैट हम लोग भी जानवर हैं, बट ह्यूमन बींग्स का भी बातें साइड में करता हूँ, तो कुछ कुछ एनिमल्स में भी है कि नहीं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, और भी बहुत सारे जानवर। हम लोग भी तो जानवर ही हैं, कितने बार बोलते रहते हैं किस चीज को। तो जो इस प्रकार से बीमारी फैलाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, बहुत सारे चीजों के बारे में बातें करते हुए। और कुछ कुछ बीमारी जो है वो क्या लगता है सिर्फ हम लोगों को ही होता है? नहीं, प्लांट्स को भी होता है। तभी तो देखते हो किसान भाई लोगों को अक्सर उदास देखते होगे, और वो बोलता भी है कि जानता है, अरे क्या कहें, इस साल फसल अच्छा ना हुआ भैया, पूरा मेहनत किए थे और पूरा फसल ही हमारा नष्ट हो गया, पूरा फसल ही बीत गया। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या आपके कारण हुआ? तो क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर है कि वो फसल बीज गया, यानी कि कीट लग गए, पतंगे लग गए, बीमारियां हो गया उस फसल को, इसीलिए वो फसल हुआ ही नहीं सही तरीके से, खराब हो गया। समझ गए? चलिए ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे दैट इज द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के बारे में आपको जानकारी दूंगा, आखिरकार बताऊंगा कि ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है। बासी भोजन का नाम सुनो, बासी भोजन, दैट इज द फूड पॉइजनिंग, वो फूड पॉइजनिंग होता है। समझ गए? और भी डिटेल में जानकारी दूंगा जब मैं टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ फूड पॉइजनिंग को, तब। समझ गया? बट मुझसे एक बात सुन लेगा, वो ये है कि जितना भी ये टॉपिक मैंने लिखा है वो एक रेफरेंस पर्पस के लिए है, एक आइडियाज देने के लिए है। इतने सभी चीजों को मैं डील करूंगा आपके इसी पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोर में। और भी बहुत सारा ऐसे टॉपिक को पढ़ूंगा जो तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये सब तो लिखा है, तो उसको भी मैं डील करूंगा इसी पार्टिकुलर चैप्टर में। बहुत ही ज्यादा ये चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है।
ठीक है? आपको एग्ज़ामिनेशन में आए चाहे नहीं, लेकिन आपको ज़िंदगी में जो है वो अच्छे खासे जानकारियाँ जो है, वो तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा, वो तो आपको मिल ही जाएगा। समझ गए? तो आप क्या करो, आप इन सभी चीज़ों को लिख लो ताकि मैं कुछ और भी बातें आपसे कर सकूँ और कुछ और भी चीज़ों का जानकारी मैं आपसे शेयर कर सकूँ, राइट? ऑब्वियसली यस। चलिए, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, गो टू द नेक्स्ट पेजेस। चलिए, नेक्स्ट जानकारी है और इसी इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करते हुए, दैट इज द फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है भाई, फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हो और फूड प्रिजर्वेशन का सवाल वहां पे ना उठे, टॉपिक ना आए तो मजा ही क्या है कि नहीं। मतलब भोजन जो है वो खराब तो है ये है, और भोजन को सुरक्षित किस प्रकार से रख सकते हैं ये भी विशेष करके जानना चाहिए, है कि नहीं। तो वही मैंने लिखा है। और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो ये जो टॉपिक आपने देखा वो लास्ट हो गया, यानी कि लास्ट जब चैप्टर को एंड में पहुंचूंगा ना, तब ये सब कुछ जानना है। समझ गया। नेक्स्ट आता है इसी प्रकार से, दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जानकारी लेना। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, इसका डिफिनेशन बताइए। इफ समवन में आस्क विद इन व्हाट विल यू से, अगर आपसे कोई पूछेगा तो फिर आप क्या बोलोगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो इतनी सभी चीजों के बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा वन बाय वन करके, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको एक ही काम करना है कि बस मेरे साथ जुड़े हुए रहे, मेरे से बने हुए रहिए लगातार, और पेशेंस से धैर्य को बना कर रखिए। आपको हर एक चीज ऐसे मिलेगा, एकदम मलाई मक्खन की तरह आप समझोगे। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो तो आप यहाँ तक लिख लो। चलो, लिख लिए होगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ सकता है। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। हमारा अब यहाँ से टॉपिक शुरू हो जाता है जी। बट टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ और भी बातें करूंगा। मैंने सिर्फ टॉपिक के ही बारे में बताया है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन और भी बहुत सारे चीजों का प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इसी पार्टिकुलर चैप्टर्स के अंतर्गत में, जो कि आपको करनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। ऑब्वियसली यस। किसी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो अभी बोलेगा, नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक आता है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोई पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा दुश्मन भी है और दोस्त भी है, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है ये पता ही ना हो तो मजा कैसा है कि नहीं। गाड़ी चला रहे हैं और मुझे यही नहीं पता कि हैंडल कहाँ है गाड़ी का, तो फिर गाड़ी का क्या, चलाने का क्या फायदा। फायदा तो छोड़ो, चला भी नहीं पाओगे उसी प्रकार से। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए हमने सबसे पहला टॉपिक ही आपको बना रखा है, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। ऑब्वियसली। तो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा रहा हूँ मैं कि अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे, इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टेल मी द डिफिनेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन व्हाट विल यू से। देन यू जस्ट सिंपली से दैट कि दोज ऑर्गेनिजम्स और द वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स that cannot be seen with naked eye are called microorganisms। यानी कि वैसा किसी भी प्रकार के कोई जानवर जो बहुत ही ज्यादा छोटा हो, ठीक है, या फिर बहुत छोटा जानवर, बहुत छोटा जीव जंतु, जीवाणु, कीटाणु जो हमारे नंगे आंखों से दिखाई नहीं देता हो, तो उसे ही हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं, या फिर वैसे जानवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, राइट। ऑब्वियसली यस। तो मुझे लगता है कि आपसे कोई पूछेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, तो आप बोलने में सक्षम हो तो बोल दीजिएगा ना, और बता दोगे ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या। ऑब्वियसली यस। वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे आपसे यही आशा थी। अब देखो कुछ कुछ एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और भी ईटीसी यानी कि एटसेट्रा, और ये बहुत सारे होते हैं, राइट। तो ये जो है वो दो मैंने बताया वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल्स है, ये आप इसे नोट कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूँ जी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रो और माइक्रोस्कोप्स। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो कैसे देखेंगे, तो केवल और केवल एक ही तरीका है, वो ये है कि माइक्रोस्कोप की मदद से या फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, राइट। ऑब्वियसली यस। चलिए ये कंप्लीट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इतना ही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और भी जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए यूजफुल भी है और फायदेमंद भी है और नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है ना। समझिए।
चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। Your next topic and the name of the topic is that is the major groups of microorganisms, यानी कि microorganisms का कुछ ग्रुप्स है, ठीक है। या फिर यूं कहूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने ये बोला क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन शायद मैं ये बोला कि मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो शायद थोड़ा सा आपको समझना मुश्किल हुआ होगा कि आखिरकार ये टॉपिक क्या है, तो इसीलिए मैंने फॉरवर्ड स्लैश दे करके आपको लिखा दिया है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैटेगराइज कर रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं, कुछ संधि की तरह हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को करने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। हमेशा की तरह जैसे मैं बोलते रहता हूँ, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ निम्नलिखित क्लासिफिकेशन है। या फिर यूं कहूँ कि फॉलोइंग आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ निम्नलिखित ग्रुप्स है या फिर कुछ निम्नलिखित कैटेगरी। क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ यानी कि विभाजन कर रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, किस लिए, ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझ पाए, इसके गहराइयों को समझ पाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाए। समझ गए? चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है कि सबसे पहला बंटवारा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो है बैक्टीरिया, एक ग्रुप में मैंने रख दिया। दूसरा है वायरस, और भी है, जैसे कि थर्ड वन हो जाएगा दैट इज द प्रोटोजोआ, फंगी, और हो जाएगा तो प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया एंड एल्गी हो गए, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, तो मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो हमने डिवाइड कर रखा है। तो इसीलिए इतने सारी चीजों को जानकारी मैं आपको एक साथ दे रहा हूँ, राइट, ऑब्वियसली यस। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, समझ गए। चलिए अब वन बाई वन करके आपको जानकारी दूंगा बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, फंगी के बारे में, एंड द फिफ्थ वन इज द एल्गी के बारे में, राइट, ऑब्वियसली यस। तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ सकता हूं मैं। चलिए पहला है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में जानकारी देता हूं जी, है कि नहीं। लिखा हूं कि लिखा हूं बैक्टीरिया और वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेल वॉल। बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, राइट, जो कि कैसा सिंगल सेल है, इसको मैं डबल सेल में मल्टी सेल नहीं है, ये सिंगुलर सेल, सिंगल या फिर सिंगुलर सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या फिर सिंगुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट, ऑब्वियसली यस। तो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच हैव, जिसके पास क्या है, तो सेल वॉल है इसके पास, बैक्टीरिया के पास, बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो ये चीज को याद रखना, यहाँ से कंपटीशन में पूछा है कि क्या बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, तो यस, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होते हैं, राइट, ऑब्वियसली यस। और इसके पास किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है कि न्यूक्लियस यहाँ होगा और यहीं जो है वो सेल को कंट्रोल करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और अदर स्ट्रक्चर एकदम कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है ये, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल्स की बातें किया है, अब कुछ बैक्टीरियाज का कुछ एग्जांपल दीजिए सर। तो लिखा हूँ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम है, जो दही में होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेज्यूमिनस क्रॉप का रूट नोड्यूल्स में होता है, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ा था लेज्यूमिनस क्रॉप्स, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में लेज्यूमिनस क्रॉप्स के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो यूजफुल है फार्मर्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया है, ये दोनों को दोनों हमारे लिए फ्रेंड जैसा है, ये दोस्त जैसा है, हेल्प करता है हमारे प्रत्येक डेली लाइफ में, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए ये पॉइंट क्लियर होता है, एग्जांपल्स क्लियर होता है। नेक्स्ट है दैट इज दैट इट इज फाउंड एवरीवेयर, ये आखिरकार कहाँ पाया जाता है, तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि हर एक जगह पाया जाता है, जैसे एयर में, हवा में भी, सॉइल में यानी कि मिट्टी में भी, वाटर वाटर, इसको काट दीजिए, काट करके यहाँ पे लिखिए इन वाटर में भी, और फिर कॉमा कॉमा देके लिखो इन आवर हैंड, हमारे हाथ में भी, ऑन आवर हैंड, ठीक तो लिखे थे, ऑन होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस चीज को गौर करो, ऑन होगा यहाँ पे, ऑन ही होगा, बट वाटर के बाद एक कॉमा देगा, फिर सिंगल स्पेस लीजिए, फिर लिखिए ऑन आवर हैंड, हमारे हाथों पर, और फिर इनसाइड आवर आवर बॉडी, हमारे शरीर में भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं। जैसे हमारे मुंह में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे पेट में भी वर्म्स होंगे, राइट, जो कि क्या है, जो कि यूजफुल है, यानी कि उपयोगी है, वो ऐसा नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है ना। चलिए क्लियर होता है जी।
क्लियर होता है। नेक्स्ट लिखा हूं बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया फीड, बैक्टीरिया जो है वो भोजन करता है, मूव भी करता है, चलता भी है वो, और 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 रिस्पायर यानी कि वो सांस भी लेता है, और यहाँ पे देखिए सिंगल स्पेस होगा, एंड और रिस्पायर यानी कि सांस भी वो लेता है, और रिप्रोड्यूस यानी कि वो रिप्रोडक्शन भी करता है वो, लेकिन अपने से, ऑन देयर ओन, अपने से करता है, किसी की हेल्प लेकर के नहीं करता, अपने से करेगा। ठीक है। अब लिखा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। बैक्टीरिया के शेप के आधार पर मुख्य रूप से, वैसे तो और भी होते हैं, बट मुख्य रूप से बैक्टीरिया को 3 ग्रुप में हम लोग कैटेगराइज किए हैं, उसके अपीयरेंस के आधार पर, उसका शेप के आधार पर, उसका कैसा आकार है, लंबा है, गोल है, चौड़ा है, इसके आधार पर बैक्टीरिया को हम लोग जो है वो 3 कैटेगरी में टोटल डिवाइड किए हैं बैक्टीरिया को। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सा है वो? द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्फेरिकल बैक्टीरिया। ठीक है, रॉड शेप्ड स्पाइरल, स्फेरिकल, रॉड एंड स्पाइरल, आरआरएस नहीं, एसआरएस या फिर एसआरएस ठीक सही है। स्फेरिकल, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया, ये 3 कैटेगरी हुआ बैक्टीरिया का। ठीक है, और मुख्य रूप से ये तीनों कैटेगरी को 1 बाय 1 करके जानना हायर क्लासेस में, अभी सिर्फ और सिर्फ नाम ही है आपके सिलेबस में, इसीलिए मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि स्फेरिकल शेप कैसा दिखता है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कैसा होता है, स्पाइरल बैक्टीरिया कैसा होता है। ठीक है, नाम में ही रॉड शेप, कुछ रॉड जैसा होगा, स्फेरिकल शेप यानी कि कुछ गोलाकार जैसा होगा, और स्पाइरल शेप यानी कि स्पाइरल साइजेस में होंगे कुछ इस प्रकार से। राइट, ऑब्वियसली यस। तो आप इफ यू वांट देन यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? बोलो। यहाँ पे बताया कि उसके साइज के आधार पर, अरे जैसे कि कैसे आदमी में होता है जी, कोई छोटा होता है तो उसको बौना बोल देते हैं, लंबा होता है तो अरे लंबू इधर आ, लंबू ऐसे नहीं बोल देते, उसी प्रकार से बैक्टीरिया का साइज कैसा है, कितना है, कैसा चौड़ा, गोल, लंबा है, उसके आधार पर हम लोगों ने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया। इसमें क्या समझना, नाम है जी, हाँ नाम है। अब कंफ्यूजन है नहीं ना? क्लियर होगी? चलो वेरी गुड। चलो, तो आप चाहो तो आप लिख लो, फिर से मैं आपको एक बार मौका दे रहा हूँ, मैं साइड हट चुका हूँ। चलिए, लिख लिए होगे मुझे यकीन है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो आगे जो है वो मैंने लिखा है कि फ्लोइंग आर द बैक्टीरिया व्हिच आर यूजफुल एंड हेल्प्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक कुछ बैक्टीरिया जो है वो फ्लोइंग आर द बैक्टीरिया व्हिच आर यूजफुल, कुछ निम्नलिखित बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल होता है और वो हमको मदद करता है। ठीक है ना? किस लिए? तो प्रत्येक प्रत्येक जीवन में वो हेल्पफुल है, यूजफुल है वो बैक्टीरिया, और बहुत सारे कार्य के लिए वो बैक्टीरिया जो है वो सहायता करता है। राइट, जैसे मैं यहाँ पे लिखा गया, ये जो बैक्टीरियाज हो गए कुछ कुछ, जैसे दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, डिकम्पोजिशन में भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं किस लिए तो कुछ निम्नलिखित पर्पसेस के लिए, समझ गया ना? जैसे दही बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल होगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन को मेंटेन करने के लिए, और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो पाया जाता है दलहन पौधे के जड़ों में। समझ गए? चलो अच्छी बात है। और फिर डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि किसी चीज को सड़ाने गलाने के लिए, जैसे किसी मैन्योर वगैरह तैयार करते हो, अल्कोहल वगैरह से तैयार होता है, तो उसी चीज में ब्रेड वगैरह से बनाते हो, तो उसी चीज में इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया का। राइट, इसलिए ये कुछ फिगर है बैक्टीरिया का जो बुक में दिया होता है, मैंने यहाँ पे कट करके पेस्ट कर दिया है। लिखा हूँ बैक्टीरिया, दिस आर एक्चुअली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, वैसा ही फिगर है ना, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। राइट, कुछ इस प्रकार से रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, समझ लिया? और ये बहुत सारे कैटेगरी होते हैं बैक्टीरियाज का, तो आप क्या करो, आप वो एक फिगर बना लीजिए छोटा सा। ठीक है, मुझे पता है कि आप इस फिगर को देख के बनाइए, खैर कोई बात नहीं, ये भी करेक्ट ही है। समझ गया ना? चलिए, तो आप इसे देख लीजिए, मैंने फिगर को आप लोगों के लिए ही
यहाँ पे पेस्ट आउट किया है दिखाने के लिए ही, ताकि आप अच्छे से बेहतर तरीके से चीज़ों को आप समझ पाए और सही नॉलेज को गेन कर पाओ, राइट? ऑब्वियसली यस। तो ठीक है डियर, आज इस लेक्चर को मैं यहीं तक लगे रहने देता हूँ, और मैं फिर से बहुत सारी बातें करूँगा, करते रहता हूँ मैं, इसीलिए मैं बहुत सारी बातें करूँगा, बट कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, वही कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहिए, मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, बने हुए रहिए। और इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग भी जो है वो इसे ध्यान दे कर के पढ़ना, और कहीं कन्फ्यूज़न रहेगा तो फिर चैट सेक्शन मैंने आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए ओपन कर रखा है, ठीक है ना? मैं आप सभी लोगों के लिए चैट सेक्शन ओपन कर रखा हूँ, तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको सुझाव हो, जो भी आपके मन में बातें हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर सकते हैं, राइट? सो फिर से देखूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, बट तब तक के लिए हंसते हुए रहना है, अपने दोस्तों के बीच में हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। बस मैं आ गया, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए। सो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए गुड डे, एंजॉय योर डे।